बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 का इतिहास से अध्याय 4 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है आदिवासी डिक्स और स्वर्ण युग। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। 1895 यानी 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। वो सारी बीमारियों को दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा दिगुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वो उनकी समस्या दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बच्चों, अब हम यहाँ जानेंगे कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ जानवर पालते थे, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे उन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादनों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादनों पर जोर देने लगे। बच्चों, अब हम यहाँ पे उनके काम की तलाश के बारे में जानेंगे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिरी से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। बच्चों, अब इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? तो आंसर है घुमंत काश्तकारों के सामने समस्याएं। पहला है, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। सेकंड है, घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। थर्ड है, घुमंतू काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वे घुमंतू खेती
या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। सेकंड प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया? तो आंसर है आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव। तो पहला है, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। सेकंड है, आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। थर्ड है, आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी अब वो ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए। थर्ड प्रश्न है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? तो आंसर है, दीकू आदिवासी मिशनरी, सूदखोर, हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दीकू कहते हैं। दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण निम्नलिखित है। पहला है, आदिवासी दीकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। सेकंड है, आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। थर्ड है, आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी जमीन हड़पते जा रहे हैं। फोर है, आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। फोर्थ प्रश्न है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में ये कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? आंसर है, बिरसा की नजर में स्वर्ण युग। पहला है, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया था। सेकेंड है, बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। थर्ड है, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। फोर है, बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार भी फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। 5 प्रश्न है, अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो आंसर है, जात्रा उरांव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। उनके नेतृत्व में 1914 से 19 यानी 1914 से 19 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उरांव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। जात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायियों जमींदारों की जमीन नहीं जीतेंगे तथा कूली या मजदूर के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन मेहतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है तथा जमीन पर जनजाति लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। जात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।